जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग बात करेंगे अवमूल्यन के बारे में बात करेंगे, डीवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे बेगर द नेबर पॉलिसी क्या होती है। तो अवमूल्यन की शुरुआत करते हैं। अवमूल्यन किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं। देखिए, अवमूल्यन जब किया जाता है तो जो विनिमय दर होता है वो स्थिर विनिमय दर होता है। स्थिर विनिमय दर होता है, लचीली विनिमय दर होता है, प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर होता है। तो अवमूल्यन जब भी किया जाता है, किसी देश के द्वारा जब भी अवमूल्यन किया जाता है तो उस देश में जो विनिमय दर होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थिर विनिमय दर होनी चाहिए। तो स्थिर विनिमय दर पे जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो है अपनी स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जो है विदेशी मुद्रा की तुलना में जो है कम कर दिया जाता है तो इसी को कहा जाता है अवमूल्यन। अवमूल्यन का निर्धारण बाजार की शक्तियां नहीं करती हैं। अवमूल्यन जो है देश के केंद्रीय बैंक या किसी देश की सरकार द्वारा ही संभव है। तो अवमूल्यन जो है जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है तो इसी को बोला जाता है अवमूल्यन बोला जाता है। अवमूल्यन किया क्यों जाता है? अवमूल्यन इस उम्मीद के साथ किया जाता है कि अवमूल्यन करेंगे हमारी स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, जिसके कारण जो है विदेशियों को जो है हमारी जो वस्तुएं हैं इनकी जो कीमतें उनको सस्ती नजर आएंगी। जब हमारी वस्तुएं उनको सस्ती नजर आएंगी तो हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में हमारा निर्यात बढ़ेगा और निर्यात इतना बढ़ जाएगा कि पहले की तुलना में जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अधिक होगी। तो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के संदर्भ में जो है अक्सर जो है कई सारे देश जो है अवमूल्यन की प्रक्रिया अपनाते हैं। दूसरा सेंस ये भी है कि जब हम अवमूल्यन करते हैं तो आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो इससे क्या होता है कि आयातित वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। जब आयातित वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तो उस पर भुगतान भी क्या है हमें कम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा जो खर्च है वो कम हो जाता है। आइए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, बाई एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं, अवमूल्यन को समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम निर्यात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्यात करते हैं। तो निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा हमारा बढ़ता है। सपोज कीजिए टोटल रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं कुल आय बराबर होता है पी इंटू क्यू। पी हमारी कीमत है, क्यू क्या है? क्वांटिटी है, मात्रा है। मान लेते हैं कि जो है किसी वस्तु की जो कीमत कितनी है $10 है। किसी वस्तु की कीमत कितनी है? $10 है और हमने निर्यात कितना कर रहे हैं? हम 10 इकाई का कर रहे हैं। क्यू का मान 10 है और वस्तु की कीमत कितनी है? $10 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? $100 हो जाएगा। यानी जो है हमारी जो विदेशी मुद्रा जो हमें प्राप्त होगी वो $100 की होगी। यदि वस्तु की कीमत जो है अगर $10 है और हम 10 इकाई का निर्यात कर रहे हैं तो हमें विदेशी मुद्रा कितनी मिलेगी? $100 मिलेगी। निर्यात करने समय विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कितनी मिला? हमें $100 मिला। जब हम आयात करते हैं तो हमें उस पर भुगतान करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी विदेशी मुद्रा घट जाती है क्योंकि हमें उस पर भुगतान करना पड़ता है। सपोज कीजिए जब हम आयात करते हैं तो मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत कितनी है? $20 है और हम आयात कितना कर रहे हैं? उस वस्तु की 5 इकाई का आयात कर रहे हैं। वस्तु की कीमत $20 है, आयात कर रहे हैं उस वस्तु की 5 इकाई का, तो हमें भुगतान कितना पड़ेगा? पी इंटू की यानी 20×5=100। तो यहाँ पर हमें जो है $100 का भुगतान करना पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो है एक्स माइनस एम देखें, एक्सपोर्ट माइनस अगर इंपोर्ट देखें तो हमारा एक्सपोर्ट कितने का हुआ? $100 का। इंपोर्ट कितना हुआ? ये भी $100 का। हो गया कितना?
जीरो। तो एक्स माइनस एम जो है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात और आयात का जो अंतर है वो कितना आ गया है? जीरो आ गया है। यानी हमने जितना कमाया उतना गवा दिया। निर्यात करने से जो है हमारी विदेशी मुद्रा जितनी बढ़ी और आयात करने से उतनी घट गई, जिससे हमारा बीओपी संतुलित हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास विदेशी मुद्रा कितना हुआ? $0। चूंकि हमने $100 कमाया तो $100 आयात करके गंवा भी दिया। लेकिन जब हमने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, तो जब हम अवमूल्यन करते हैं तो हमारी मुद्रा का, हमारी स्वदेशी मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाता है तो हमारी वस्तुएं जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती नजर आने लगती हैं। यानी हमारी वस्तुओं की कीमतें जो है, निर्यातित वस्तुओं की जो कीमतें होती है वो कम हो जाती हैं। और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, यानी जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो हम इस उद्देश्य से जो है, इस उद्देश्य से अवमूल्यन करते हैं कि जब कीमत कम करेंगे, जब अपनी मुद्रा का मूल्य कम करेंगे, हमारी वस्तुएं सस्ती होंगी, प्राइसें गिरेंगी, जिसके कारण इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग बढ़ेगी। तो कीमत कम होगी, मांग बढ़ेगी। तो सपोज कीजिए कि कीमत जो है $10 से, जिस वस्तु की कीमत $10 थी, अवमूल्यन कर देने से उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई? $8 हो गई। लेकिन हमने किया क्या कि जब वस्तु की कीमत $10 से घट के $8 हो गई, यानी जब कीमत कम हो गई, तो मांग का नियम कहता है डिमांड बढ़ती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो डिमांड है 10 से जो है, 10 से बढ़कर डिमांड कितनी हो गई? 15 हो गई। पहले हम 10 इकाई का निर्यात कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं? 15 इकाई की निर्यात कर रहे हैं। तो अब हमें विदेशी मुद्रा कितनी मिलेगी? 15/120। तो हमें यहाँ पे जो $120 की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही थी। अवमूल्यन से पहले कितना हमें मिल रहा था? $100 मिल रहा था। लेकिन जब हमने अवमूल्यन कर दिया अपनी मुद्रा का, तो अब जो हमें कितना मिल रहा है? $120, यानी $20 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अवमूल्यन करने से जो है हमारा निर्यात बढ़ता और विदेशी मुद्रा भी बढ़ती है, विदेशी मुद्रा ज्यादा आती है। आप समझते हैं, आयात के संदर्भ में समझते हैं, क्या अवमूल्यन से जो है हमें भुगतान हमें कम करना पड़ेगा कि अधिक करना पड़ेगा? हम लोग इसको समझते हैं। अवमूल्यन करने से क्या होता है कि आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, यानी जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे थे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हम जिस वस्तु का आयात कर रहे थे पहले उसकी कीमत $20 थी, लेकिन अवमूल्यन के बाद इसकी कीमत जो है 20 से बढ़कर कितनी हो गई? $25 हो गई। हमने अवमूल्यन कर दिया, आयातित वस्तु की कीमतें बढ़ गई $25। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी मांग कम होती है। तो जहां पे हम 5 इकाई की मांग कर रहे थे, 5 इकाई का आयात कर रहे थे, अब हम 5 की जगह कितने इकाई का आयात कर रहे हैं? 3 इकाई का आयात कर रहे हैं। क्योंकि कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में 25 × 3 यानी $75 का हमें क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है पहले हम $100 का भुगतान कर रहे थे, लेकिन जब हमने अवमूल्यन कर दिया तो अब हम कितने डॉलर का भुगतान कर रहे हैं? $75 के, यानी $25 यहाँ पे बच रहा है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल अगर देखा जाए हमें कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्स माइनस एम देखते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट देखते हैं। हमने एक्सपोर्ट कितने किया? $120 का। इंपोर्ट हमने कितना किया? $75 का। अंतर कितना आ गया? $45। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम अवमूल्यन कर रहे हैं तो अवमूल्यन के बाद हमें विदेशी मुद्रा, शुद्ध विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कितनी हो रही है? $75 की हो रही है। जबकि जब हम अवमूल्यन नहीं कर रहे थे तो हमें विदेशी मुद्रा कितनी मिल रही थी? $0 मिल रही थी, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर बराबर हो जा रहे हैं तो 0 हो जा रहा था। लेकिन जैसे हमने अवमूल्यन की नीति अपनाई, अवमूल्यन नीति से हमने देखा कि हमारा निर्यात बढ़ गया। निर्यात बढ़ जाने की वजह से जो है हमें जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अधिक हो रही है, यानी विदेशी मुद्रा आय अधिक में मिल रही है। और आयात कम होने की वजह से हमें भुगतान कम करना पड़ रहा है, हमारी विदेशी मुद्रा पर खर्च कम हो गया है, जिसके कारण हमारे डॉलर बच रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखने पे हमें ये मिल रहा है कि अवमूल्यन से जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बढ़ जाती है, वो अधिक होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे $45 हम देख पा रहे हैं।
चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। जब हम अवमूल्यन करते हैं तो अवमूल्यन से क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट एक्स माइनस एम, तो एक्स माइनस एम प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। सपोज कीजिए हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट अधिक हो गया, तब ये माइनस हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो हमारी जो समग्र मांग कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है बढ़ गया है 120 हो गया है, इंपोर्ट घट गया कितना हो गया है 75, यानी ओवरऑल कितना हो गया है 45 का अंतर जा रहा है। यानी हमारा जो है एक्स माइनस एम बढ़ गया है, यानी विदेशी मुद्रा बढ़ जा रही है। यानी जब एक्स माइनस एम ये इंक्रीज करता है तो हमारी समग्र मांग भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी समग्र मांग बढ़ जाएगी। तो जब समग्र मांग बढ़ती है तो वस्तुओं सेवाओं की मांग, समग्र मांग का मतलब क्या है, वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ गई। जब वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात से वस्तु सेवाओं की कीमतें भी बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, बोलते हैं मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इसको आप इसमें ये कह सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। तो अवमूल्यन से चूंकि समग्र मांग बढ़ जाता है, जिसके कारण वस्तु सेवाओं की कीमतें जो है घरेलू अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती हैं, तो इसके कारण जो है मुद्रास्फीति की भी संभावना बनी रहती है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अवमूल्यन से मुद्रास्फीति की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जो है अवमूल्यन को बेगर द नेबर पॉलिसी भी कहा जाता है। अवमूल्यन जब किया जाता है तो जो पड़ोसी मुल्क है वो बेगर और भिखारी भी हो सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो चाइना है कई सालों से पहले जो है, आज से जो 20, 25, 30 साल पहले जो है, चाइना जो अवमूल्यन की नीति बहुत अपनाता था, आज भी अपना रहा है। आज जो है वो राशिपातन डंपिंग के माध्यम का भी तरीका अपनाता है। आप देखते होंगे कि चाइनीज जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि वह अवमूल्यन कर देता है। वर्तमान समय में वह राशिपातन डंपिंग भी कर देता है, किसी वस्तु की जो कीमत है, जो फैक्टर कास्ट है, उससे भी वो कम कीमत पे बेच देता है। खैर, तो चाइनीज द्वारा जो है जब अवमूल्यन किया जाता है तो चाइनीज वस्तुएं जो है वो सस्ती नजर आती है हमें। जब वो हमें सस्ती नजर आती है तो हम चाइनीज प्रोडक्टों की हम मांग ज्यादा करने लगते हैं, जैसा कि भारत में देखा जाता है। भारत में जो है चाइनीज उत्पादों की मांग बहुत है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो आयातों पे जो भुगतान ज्यादा करना पड़ जाता है, हम ज्यादा आइटम जो है चाइनीज उत्पादों का आयात करते हैं, यानी जो P इंटू क्यू टोटल रिवेन्यू, ये जो क्वांटिटी ये ज्यादा बढ़ जाती है। सामान भले हमें सस्ते नजर आए, लेकिन इसके बढ़ जाने से जो टोटल रिवेन्यू है, यानी उस पर जो भुगतान है हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम जितना अधिक चाइना से आयात करेंगे हमें उस पर अधिक भुगतान करना पड़ेगा, यानी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी भिखारी हो जाएंगे। और यही होता ही है चाइनीज या दूसरे मुल्कों द्वारा जो है, अगर भारत भी जो है अवमूल्यन अगर करता है तो जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं, जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, जो नेपाल है, जो अफगानिस्तान है, इन सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है कि जो है अवमूल्यन कर देने से जो है हमारा निर्यात तो बढ़ेगा खूब, जिससे विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी, और हमारा आयात क्या हो जाएगा, हमारा आयात कम हो जाएगा। जब हमारा आयात कम हो जाएगा तो हमसे जो लोग लाभ ले रहे थे, जो प्रॉफिट ले रहे थे, उनको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अवमूल्यन को जो है बेगर द नेबर पॉलिसी भी कहा जाता है। चाइना ने जो है अवमूल्यन की नीति को अपना कर जो है अपने पड़ोसी देशों को जो है कई बार बेगर और भिखारी वो बनाता रहता है। और इस अवमूल्यन का डिमांड पुल इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है, और इस अवमूल्यन के कारण जो है हमारा जो है समग्र मांग भी बढ़ता है, जीडीपी भी बढ़ता है, और रोजगार का स्तर भी बढ़ता है। ठीक है, अवमूल्यन आपको कैसा लगा? यदि आपको समझ में आया तो YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। यदि कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपके दिमाग में, मन में,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।